फ्रेंड्स, इस क्लास में पढ़ेंगे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और आखिर में होता क्या है, देखो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन सामने देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो 20 वीक के बाद में प्रेग्नेंट लेडी को होने वाला जो हाइपरटेंशन है उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। कब होता है? 20 वीक के बाद में। कब होता है? 20 वीक के बाद में। ध्यान से रखेंगे, 20 वीक के बाद में होने वाले हाइपरटेंशन को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो आपके सामने लिखी हुई है, हाइपरटेंशन HTN मतलब हाइपरटेंशन डेट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक। अब यहाँ पर देखो 20 वीक के बाद जो हाइपरटेंशन डायरेक्टली प्रेगनेंसी से साथ में या डायरेक्टली प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड रहता है उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। हमारे पास में यहाँ पे देखो मेनली 3 टाइप के प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सबसे पहले बात करें हम लोग गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। सेकंड हम बात करें प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। थर्ड हम बात करें एक्लेम्सिया। So there is 3 types of pregnancy induced hypertension. First is gestational hypertension, second is preeclampsia, third is eclampsia. वन बाय वन एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं सबसे पहले बात करते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, देखो वन बाय वन एक एक के बारे में समझेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है तीनों के अंदर। तीनों के तीनों हाइपरटेंशन है, लेकिन तीनों में बहुत डिफरेंस है। कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन आप किसे कहेंगे कि आफ्टर 20 वीक, 20 सप्ताह के बाद में अगर बीपी मोर देन 140/90 mmHg रहे, 140 से ऊपर रहे 20 वीक के बाद में, तो इसको हम कहेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसमें ना तो प्रोटीन यूरिया होगा, ना तो प्रोटीन निकलेगी यूरिन के साथ में, ना ही आपके कोई इडीमा होगा यहाँ पे, ना ही जो है प्रेग्नेंट लेडी को कोई इडीमा होगा। तो यही इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसकी पहचान है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो बीपी 140 से ऊपर रहेगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक नंबर से ज्यादा रहेगा, 20 वीक के बाद की बात कर रहा हूँ, और न ही प्रोटीन यूरिया रहेगा यूरिन के साथ, ना ही प्रोटीन आएगा, न ही कोई इडीमा रहेगी, इसको बोलेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। उसके बाद सेकंड आपके पास में प्रीएक्लेम्सिया। प्रीएक्लेम्सिया देखो क्या होगा प्रीएक्लेम्सिया, वही आपके पास में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो रहेगा, मतलब बीपी जो है 140 के ऊपर रहेगी सिस्टोलिक, और यहाँ पर जो है प्रोटीन यूरिया भी होता है। प्रोटीन यूरिया और प्रोटीन यूरिया की वजह से ईडिमा भी होती है। वहां पे जो है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में प्रोटीन यूरिया और ईडिमा नहीं होती है, यहाँ पे प्रोटीन यूरिया और ईडिमा भी होती है। उसके बाद एक्लेम्सिया की बात करता हूं मैं। एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया क्या होता है देखो, यहाँ पर देखो ध्यान रखना, एक्लेम्सिया के अंदर प्री एक्लेम्सिया के सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। प्री एक्लेम्सिया के सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो प्री एक्लेम्सिया के सारे सिम्टम दिखाई देंगे, साथ में इसके अंदर कन्वर्जन भी दिखाई देगा। अगर कन्वर्जन भी ऐड हो जाता है प्री एक्लेम्सिया के अंदर, तो आपके क्या कहलाता है? वो एक्लेम्सिया। क्लियर है? तो आपके पास में यहाँ पर 3 टाइप के प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होते हैं। पहला गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, दूसरा प्री एक्लेम्सिया, तीसरा एक्लेम्सिया। लेकिन तीनों के तीनों 20 वीक के बाद दिखाई देते हैं। अगर आपने पूछ लिया सर फिर 20 वीक के पहले हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर 20 वीक के पहले भी किसी मर्द की बीपी बढ़ सकती है, उसको आप क्या कहोगे? अगर 20 वीक के पहले भी बीपी अगर बिफोर 20 वीक, अगर 20 वीक के पहले भी अगर बीपी जो है
राइज रहती है, बड़ी हुई रहती है 140/90 से बड़ी हुई रहती है, 140 से बड़ी हुई रहती है। ज्यादातर यहाँ पर हम जो मेजर करेंगे तो सिस्टोलिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बात ध्यान रख लेंगे, सिस्टोलिक बीपी पे ज्यादा ध्यान देंगे ना। तो 140 से ज्यादा बड़ी हुई रहती है 20 वीक के पहले भी, तो इसको आप क्या कहते हो, क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्या बोलते हो, क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्लियर है माइंड के अंदर? क्योंकि ये जो मदर है पहले से हाइपरटेंसिव थी, ये प्रेगनेंसी के पहले से ही हाइपरटेंसिव थी। ये प्रेगनेंसी के पहले से ही क्या थी, हाइपरटेंसिव थी। तो अगर 20 वीक के पहले अगर बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो क्या कहेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन। बात चल रही थी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की। हमने 3 टाइप पढ़ लिए थे। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसके अंदर ओनली बीपी बढ़ता है, न तो प्रोटीन यूरिया होता है, न ही ईडिमा होती है। तो उसको इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा बस इतना याद रख लो, काफी है उसके लिए ना। अब हम बात करते हैं देखो दोनों की, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। और सबसे पहले बात करता हूँ प्री एक्लेम्सिया की। प्री एक्लेम्सिया, इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ये ओनली देखो एक बॉडी का सिस्टम का डिसऑर्डर नहीं है, ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इट इज सबको इफेक्ट करता है, ये मल्टी system disorder. It is a multi-system disorder in which hypertension develop after 20 weeks. In which hypertension develop after 20 वीक, 20 वीक के बाद डेवलप होता है ना। और साथ में क्या दिखाई देंगे, कैरेक्टराइज्ड बाई प्रोटीनूरिया, राइज इन बीपी एंड इडिमा। 3 चीजें दिखाई देते ना। बीपी बढ़ा हुआ, मेन 3 इसके सिम्टम्स होंगे, बीपी बढ़ा हुआ, प्रोटीनूरिया और इडिमा। 3 चीजें मेनली आपको यहाँ पे दिखाई देगी। क्लियर है? और ये जो है ना, ये केवल प्रेगनेंसी में ही दिखाई देता है, ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी केवल प्रेगनेंसी एसोसिएटेड होता है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसिया होता है वो महिलाएं नॉर्मोटेंसिव होती है। नॉर्मोटेंसिव का मतलब प्रेगनेंसी से पहले उनकी जो बीपी है वो नॉर्मल रहती थी। प्रेगनेंसी से पहले बीपी क्या थी उनकी, बीपी नॉर्मल थी। प्रेगनेंसी से पहले बीपी क्या थी उनकी, नॉर्मल थी। क्लियर है? तो प्रेगनेंसी से पहले वो नॉर्मोटेंसिव थी, प्रेगनेंसी में उनके जो है बीपी बढ़ने लगा है, साथ में यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकलने लगा है और इडिमा आने लगी है। इन तीनों सिम्टम्स को इंक्लूड तौर पे हम लोग बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। क्या बोलते हैं, प्री एक्लेम्सिया। क्लियर है माइंड के अंदर? अब हम तीनों सिम्टम्स को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करता हूं प्रोटीनूरिया की। प्रोटीनूरिया, तो यहाँ पर 2 तरीके का प्रोटीनूरिया हो सकता है। प्रोटीनूरिया का मतलब देखो सो सिंपल, प्रोटीन जो यूरिन के साथ निकलना स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन जो है यूरिन के साथ निकलना स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन के थ्रू प्रोटीन आपका निकल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोटीनूरिया। तो यहाँ पर 2 टाइप का प्रोटीनूरिया आपको दिखाई दे सकता है, एक तो माइल्ड, एक सीवियर। तो देखो एक स्केल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग माइल्ड और सीवियर में डिवाइड करते हैं प्रोटीनूरिया को। अगर मान के चलो यूरिन के थ्रू 0.1 ग्राम प्रोटीन निकल रहा है, 0.1 ग्राम प्रोटीन अगर निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रेस अमाउंट। 24 आवर्स का लेते हैं, किसका, विद इन 24 आवर्स में अगर 0.1 ग्राम निकल रहा है तो ट्रेस। 0.3 ग्राम अगर प्रोटीन निकल रहा है तो हम इसको लेते हैं 1 प्लस लगाते हैं। 1 प्लस का मतलब थोड़ा सा है, निकल रहा है। और अगर 1 ग्राम निकलता है तो इसके 2 प्लस से हम इसको इंडिकेट करते हैं और 2 प्लस के हिसाब से
तो आपके यहाँ पर जो 3 ग्राम 0.3 ग्राम वाला है, ध्यान देना दोबारा से एक बार, 0.3 ग्राम वाला है इसको बोलेंगे माइल्ड, 1 ग्राम वाले को बोलेंगे मॉडरेट, और 10 ग्राम वाले को बोलेंगे हम सीवियर। तो प्रोटीनूरिया यहाँ पे माइल्ड से लेकर सीवियर टाइप तक की दिखाई देती है। माइल्ड को +1+ से इंडिकेट करते हैं, सीवियर को 3+ से इंडिकेट करेंगे ना। अब बात करते हैं राइज इन ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज राइज इन बीपी। मोस्ट कॉमन या इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं आप लोग, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। क्लियर माइंड के अंदर। अब देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि जो बीपी यहाँ पर पाया जाएगा वो 140/90 से ज्यादा, इससे भी ज्यादा होगा। लेकिन जो ज्यादातर जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी पर। सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज, और सिस्टोलिक बीपी के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो है सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर आपके जो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, मैप मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, अबाउट 20 mmHg बढ़ जाता है, 20 mmHg बढ़ जाता है। मैप का फॉर्मूला पता होगा आपको, 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक बीपी, ये मैप का फॉर्मूला है। 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक बीपी, 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक बीपी। और नॉर्मल मैप कितना होता है आपके पास में, नॉर्मल मैप याद रखेंगे 93.3 mmHg। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो याद रखेंगे कि मैप कितना बढ़ जाता है, 20 mmHg। बीपी बढ़ने की वजह से मैप पे भी इफेक्ट पड़ता है, कितना, 20 mmHg। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि बीपी कितने घंटे में रिकॉर्ड करनी है। प्री एक्लेम्सिया वाले मरीज का 6 आवरली आपको बीपी रिकॉर्ड करना है, 6 आवरली आपको बीपी रिकॉर्ड करना है। 20वें वीक से स्टार्ट कर देना है बीपी नापना, क्योंकि 20वें वीक के बाद ही आपको प्रीक्लेम्सिया दिखाई देगा। अब बात करते हैं इडीमा की। 2 सिम्टम्स हो गए कॉमन, लास्ट इडीमा। आखिर इडीमा आती क्यों है, देखिए प्रोटीन लॉस थ्रू यूरिन, प्रोटीन का लॉस होगा किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। प्रोटीन लॉस थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा प्रोटीन का लॉस हो रहा है। और यूरिन के द्वारा प्रोटीन का लॉस होने की वजह से जो ध्यान देंगे, जो ऑन्कोटिक प्रेशर था, कौन सा प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगता है, प्रोटीन के द्वारा। डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर कौन लगाता है आपके, ऑन्कोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगता है, प्रोटीन के द्वारा लगता है। क्लियर है माइंड के अंदर। जैसे प्रोटीन के द्वारा लगने वाला प्रेशर जो है, प्रेशर कम हो जाएगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द इंटरवस्कुलर स्केप, फ्लूइड जो है, ध्यान देना मेरी बात के। देखो होता क्या है, एक बार तुम्हें कॉमन चीज बता दूं, ये आपकी ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर आपके ब्लड है। अब इस ब्लड के अंदर कौन कौन घुला हुआ है, एक तो आपके वाटर भी है और प्रोटीन भी है। प्रोटीन एक तरह का जो ऑन्कोटिक प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स का जो फ्लूइड का अमाउंट है और बाहर के फ्लूइड का अमाउंट मेंटेन रहता है, लेकिन जैसे अगर प्रोटीन कम हो जाएगी, ध्यान देना मेरी बात को, ब्लड वेसल में प्रोटीन कम हो जाएगी, प्रोटीन यूरिन के थ्रू निकल गई, प्रोटीन की कमी आ गई, ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी आ जाएगी, तो जो ब्लड के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा, तो जब ब्लड के अंदर का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो जो आपके फ्लूइड है
ब्लड में से कहाँ निकलने लगेगा, बाहर आने लगेगा और टिश्यू में जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा, टिश्यू में जाने लगेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके टिश्यू में जाने लगेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने लगेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने लगेगा, टिश्यू में जाने लगेगा, जिसकी वजह से टिश्यू में क्या आ जाएगी, एडिमा। तो एडिमा क्यों आती है, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से। ऑनकोटिक प्रेशर कम क्यों हो जाता है, प्रोटीन की कमी की वजह से। और प्रोटीन की कमी क्यों आ जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो यूरिन के थ्रू निकल रहा है। क्लियर है माइंड के अंदर, प्रोटीन किसके थ्रू निकला है, यूरिन के थ्रू निकल रहा है। अब अदर सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स की बात करें, अदर सिम्टम्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन कंप्लेन, मोस्ट कॉमन या प्राइमरी कंप्लेन, मोस्ट कॉमन या प्राइमरी कंप्लेन इन प्रीएक्लेम्सिया, हेडेक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हेडेक रहेगा। क्लियर माइंड के अंदर। और होगा क्या, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटीन की कमी आने लगेगी ना। तो प्रोटीन की कमी आएगी तो लिवर के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से ही प्रोटीन की कमी आती है। क्लियर है माइंड के अंदर, क्लियर है माइंड के अंदर। हेडेक होगा। दूसरी चीज, हेडेक की वजह से क्या रहेगा, विजुअल डिस्टरबेंसेज रहेगा, विजुअल डिस्टरबेंसेज रहेगा। हेडेक की वजह से विजुअल डिस्टरबेंसेज रहेगा। और एक और बात बता दें कि एडिमा की वजह से जो है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड कहाँ चला गया, वेसल्स का फ्लूइड कहाँ चला गया, टिश्यू में चला गया। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कम होने की वजह से क्या रहेगा, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब है कि यूरिन का अमाउंट 400 ml से कम हो गया। यूरिन का अमाउंट किससे कम हो गया, 400 ml से कम हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। और ओलिगोयूरिया होने की वजह से ओलिगोयूरिया रहेगा। ओलिगोयूरिया होने की वजह से जो है सीरम का यूरिक एसिड लेवल बढ़ता रहेगा, क्योंकि यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाएगा। तो इंक्रीज सीरम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यूरिक एसिड लेवल, इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल। सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ता रहेगा। तो ये यूरिक एसिड लेवल का बढ़ना, सीरम यूरिक एसिड लेवल का बढ़ना आपके प्री एक्लेम्सिया का बायोलॉजिकल मार्कर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ये प्री एक्लेम्सिया का बायोलॉजिकल मार्कर कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर है माइंड के अंदर। और आपके पास में क्या होगा, देखो यहाँ भी यूरिक एसिड बनने की वजह से प्रॉब्लम कहाँ रहेगी, लीवर में। कहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, लीवर में। और लीवर में एलएफटी कराओगे आप लोग, एलएफटी कराओगे आप लोग, तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पे आपको जब एलएफटी कराओगे तो एसजीपीटी और एसजीओटी, एसजीटी यानी एसजीपीटी का मतलब ALT, एलिनिन ट्रांसफेरेज और एस्पार्टेट ट्रांसफेरेज, दोनों क्या दिखाई देंगे, बड़े हुए दिखाई देंगे ना। दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बड़े हुए रहेंगे। एसजीपीटी एसजीओटी दोनों क्या रहेंगे, बड़े हुए। नॉर्मल कितना होता है, 35 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, लेकिन यहाँ पे कितना दिखाई देगा, मोर देन 70 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से। तो इस वजह से एसजीपीटी एसजीओ2 अगर बढ़ जाएंगे तो ये लीवर के प्रॉब्लम को शो करते हैं। और लीवर प्रॉब्लम की वजह से हमारी यहाँ पर जो है राइट एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा। राइट साइड में लीवर होता है तो लीवर में पेन रहेगा, राइट एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा। आई बात समझ में। साथ ही साथ में यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देखो अगर सीवियर कंडीशन आ जाती है तो सीवियर कंडीशन में देखो एक बात ध्यान रखेंगे, सीवियर कंडीशन के अंदर हेल्प सिंड्रोम दिखाई देता है। हेल्प सिंड्रोम, HELLP। तो यहाँ H4 क्या है, देखो ये बात पूछ लेते हैं कि हेल्प के अंदर H4 क्या है, हीमोलाइसिस। H4 हीमोलाइसिस। E4 ,
ई फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, ई फॉर एलिवेटेड मतलब SGPT और SGO2 क्या होते हैं, बड़े हुए दिखाई देते हैं, एलिवेटेड लिवर एंजाइम। क्लियर है माइंड के अंदर। और यहाँ पर L फॉर लो प्लेटलेट्स काउंट, LP फॉर क्या है, लो प्लेटलेट्स काउंट, LP फॉर लो प्लेटलेट्स काउंट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस हेल्प के अंदर H फॉर इमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, E फॉर एलिवेटेड, L फॉर लिवर और L फॉर लो, P फॉर प्लेटलेट्स, लो प्लेटलेट्स काउंट। तो सीरियस कंडीशन में हेल्प सिंड्रोम दिखाई देता है। आई बात समझ में। अब तो ये तो था हमारे पास में, देखो सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रीएक्लेम्सिया की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं प्रीएक्लेम्सिया, टाइप्स ऑफ प्रीएक्लेम्सिया। प्रीएक्लेम्सिया आपके दो टाइप के होता है, एक तो माइल्ड, एक सीवियर। माइल्ड के अंदर जो बीपी होती है 140/90 रहती है, सीवियर में जो बीपी होती है 160/110। क्लियर। इसके अंदर जो प्रोटीन यूरिया होता है वो 0.3 ग्राम, यहाँ पर प्रोटीन यूरिया 3+ रहेंगे, यहाँ पे 3 ग्राम के आसपास सीवियर होगा। यहाँ पे जो हेल्प सिंड्रोम है वो प्रेजेंट नहीं होता, माइल्ड के अंदर नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर हेल्प सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट। और यहाँ पर जो हेडेक होती है माइल्ड वाले में, माइल्ड हेडेक होती है ना, माइल्ड हेडेक, यहाँ पर सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक। क्लियर है माइंड के अंदर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर देखो क्या क्या करेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बीपी मेजर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वेट गेन। आपको पता है वेट गेन के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था पहले की क्लास में। अगर 0.5 ग्राम पर वीक से अगर ज़्यादा बढ़ रहा है या 2 kg पर मंथ से अगर ज़्यादा वजन बढ़ रहा है तो ये किसको कोज कर सकता है, प्रीएक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया को। क्लियर माइंड के अंदर। तो अगर वेट अगर मान के चलो पौंड में अगर बात करोगे आप लोग, पौंड के अंदर भी देखो याद रखना है आपको, ये तो ग्राम के अंदर था। पौंड के अंदर अगर, पौंड के अंदर भी याद रखेंगे, अगर 1 पौंड पर वीक, 1 पौंड पर वीक से ज्यादा बढ़ रहा है या 5 पौंड पर मंथ, LB का मतलब पौंड पर मंथ से अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो ये किसको शो कर देगा, एक्लेम्सिया प्रीएक्लेम्सिया को शो करता है। एक्लेम्सिया या प्रीएक्लेम्सिया को शो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ेंगे ना। उसके बाद में 24 आवर्स प्रोटीन यूरिया की जांच करेंगे, यूरिन टेस्ट, 24 आवर्स यूरिन टेस्ट करेंगे कि प्रोटीन कितना निकल रहा है। आई बात समझ में। ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर आप लोगों को पता है RBC, LFT, RFT, RBC प्लेटलेट काउंट है ना, LFT, RFT, SGPT, SGOT बड़ा हुआ आएगा। और RBC काउंट, और आपके पास में प्लेटलेट काउंट, क्योंकि कम हो जाते हैं अगर हेल्प सिंड्रोम हो गया तो प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो प्लेटलेट काउंट कराएंगे हम लोग ब्लड टेस्ट के अंदर। और यहाँ पर एक और टेस्ट कराएंगे, देखो उसका नाम है रोल ओवर टेस्ट। ये ध्यान रखना कि प्रीएक्लेम्सिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, रोल ओवर टेस्ट। कैसे करते हैं बता देता हूँ मैं आपको। देखो रोल ओवर टेस्ट किया कब जाता है, सबसे पहली चीज टाइमिंग क्या होती है, 28 से 32 वीक के बीच में करते हैं। ये बात ध्यान रखना, 28 से 32 वीक के बीच में किया जाता है। 28 से 32 वीक। इट इज increase in the blood pressure about 20 mmHg when changing the position from sideline to supine। कहने का मतलब ये है कि जब प्रेग्नेंट लेडी को सुपाइन पोजीशन में लाते हैं साइडलाइन पोजीशन से, तो उसकी जो बीपी है वो 20 mmHg बढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोल ओवर टेस्ट। क्लियर है माइंड के अंदर। इट इज इंक्रीज इन द बीपी about
20 mmHg 20 mmHg बढ़ जाती है जब मरीज को साइडलाइन पोजीशन से किसमें, या जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको साइडलाइन पोजीशन से आप किसमें चेंज करते हो, सुपाइन में, तो उसकी बीपी कितनी बढ़ जाती है 20 mmHg। व्हेन चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम साइडलाइन टू सुपाइन, इसको बोलते हैं रोल ओवर टेस्ट। आई बात समझ में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ प्रीएक्लेम्पसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्रीएक्लेम्पसिया। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्रीएक्लेम्पसिया के अंदर प्रायोरिटी में रेस्ट सबसे पहले रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। रेस्ट प्रोवाइड करना सबसे पहला जो इंटरवेंशन होगा, रेस्ट प्रोवाइड करना ना, टू इम्प्रूव रीनल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना, यूरिन आउटपुट को बढ़ाना, और जितना यूरिन आउटपुट होगा उतना ही बीपी क्या होगा, कंट्रोल होगा। क्लियर है माइंड के अंदर। दूसरा डाइट के अंदर हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए विटामिन सी एंड विटामिन ई डाइट देंगे। ये बताऊंगा मैं आपको, अभी इतना सा याद रखना है, विटामिन सी विटामिन ई डाइट देंगे। आई बात समझ में। और बाकी देखो जब हमारा एम्स का जब बैच चलेगा तो उसके अंदर में इसको बहुत डिटेल से, अभी अकॉर्डिंग टू यूपीपीएससी है तो आपको यूपीपीएससी लेवल का ही पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। प्रोटीन डाइट जो है बढ़ा देंगे, प्रोटीन बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे प्रोटीन, देखो 100 ग्राम पर डे कर देंगे, 100 ग्राम पर डे। आई बात समझ में। ये बात ध्यान रखना, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, फ्लूइड जितना पी रहा था पीने दो, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन नो नीड। फ्लूइड को बंद करने की जरूरत नहीं है, नमक को बंद करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजों को बंद करने की जरूरत नहीं है। ड्रग्स कौन से देंगे, देखो ड्रग्स देंगे यहाँ पे डायरेटिक्स देंगे। अब डायरेटिक्स में कौन सी, आप लोग ड्रग ऑफ चॉइस डायरेटिक्स में कौन सी देंगे, देखो ड्रग ऑफ चॉइस लेसिक्स ही देंगे। क्या देंगे, लेसिक्स देंगे। क्या देंगे, लेसिक्स। आई बात समझ में। कैसे देते हैं, 40 mg ओरल 5 days इन ए वीक, एक वीक में 5 दिन के लिए 40 mg ओरल 5 days इन ए वीक, है ना। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर, कि देखो प्रेगनेंसी के अंदर जो एससीई इनहिबिटर होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ध्यान रखना। प्रेगनेंसी में जो है एससीई इनहिबिटर होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ध्यान रखेंगे। एससीई इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। फिर यहाँ पर जो है कौन सी ड्रग्स दोगे बीपी के लिए, तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है बीपी की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से पढ़ेंगे। मैथिल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बीपी या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर 250 से 500 mg की टेबलेट, 250 से 500 ड्रग ऑफ चॉइस इज मैथिल डोपा। क्या देंगे हम लोग, मैथिल डोपा देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, मैथिल डोपा। क्लियर है माइंड के अंदर, मैथिल डोपा देंगे। आई बात समझ में। क्या दिया जाता है, मैथिल डोपा दिया जाता है। क्लियर माइंड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी इज मैथिल डोपा। उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, देखो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो प्री-एक्लेम्पसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एक्लेम्पसिया। ये बात ध्यान रखेंगे, क्या है, एक्लेम्पसिया। क्लियर है माइंड के अंदर। अब हम
एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया, देखो एक्लेम्सिया क्या होता है, देखो डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन, कहने का मतलब यह है कि हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बड़ा होना, प्रोटीनयूरिया, ये सारी चीजें होती है प्री एक्लेम्सिया में, और इडिमा, इसके साथ साथ क्या दिखाई दे, कन्वर्जन भी दिखाई दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के साथ में कन्वर्जन भी दिखाई देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्लेम्सिया। तो यहां पर जो सडन होता है, सडन इन नेचर, एक्यूट होता है, ये एक्यूट इन नेचर, एकदम से होगा, सडनली होगा, आई बात समझ में। और इसमें क्या एकदम से जो है कैसे जो ब्लाइट दिखाई देंगे, इतना विजुअल डिस्टरबेंस होता है कि एकदम से आल्सो रेफर एज फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश दिखाई देंगे, जैसे कि मोबाइल का फ्लैश होता है ना, वैसे आंखों के सामने दिखाई देंगे। अब ध्यान रखेंगे हम लोग, देखो एक्लेम्सिक कन्वर्जन किस टाइप के होते हैं, देखो हमने हाइपरटेंशन के बारे में तो पढ़ लिया था, उसके अंदर ही प्रीएक्लेम्सिया में कैसे क्या होता है। तो एक्लेम्सिक कन्वर्जन, प्रोटीनूरिया के बारे में भी प्रीएक्लेम्सिया में पढ़ लिया था, इडिमा क्यों होती है वो भी प्रीएक्लेम्सिया में पढ़ लिया था। यहाँ पर कन्वर्जन एक नई चीज है। तो एक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्जन किस तरीके से होते हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे उनकी स्टेप को। तो आपके पास में देखो एक्लेम्सिया के जो कन्वर्जन होते हैं उसकी 4 स्टेज होती है, 4 फेज होती है ना, 4 स्टेज। सबसे पहली स्टेज प्री मॉनिटरी स्टेज, जिसको ओरा स्टेज भी बोलते हैं, प्री मॉनिटरी, या इसको हम ओरा स्टेज भी कहते हैं, ओरा स्टेज भी हम लोग कहते हैं। ये 30 सेकंड के लिए होती है, 430 सेकंड, ये 30 सेकंड के लिए होती है। कितनी देर के लिए होती है, 30 सेकंड के लिए। ओरा स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है, जो मदर है उसको एक स्मेल आती है, एक स्मेल आती है, मतलब यहाँ पर जो है एक तरीके का हेलुसिनेशन होता है, बिना किसी स्मेल के प्रेजेंसी के भी मदर को, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको स्मेल आती है, उसको बोलते हैं हम लोग ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, क्लियर। तो ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कौन सी स्टेज दिखाई देता है, ओरा स्टेज में, जिसको प्री मॉनिटरी स्टेज भी कहते हैं। सेकंड जो स्टेज होती है यहाँ पे कन्वर्जन की, वो है टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज ये आपके पास है 15 से 30 सेकंड की होती है, ये भी सेकंड स्टेज होती है, 15 से 30 सेकंड की होती है। और इसके अंदर क्या होता है, देखो आईबॉल जो है एक साइड टर्न हो जाती है, आईबॉल जो है एक साइड टर्न हो जाती है, एकदम से पूरी बॉडी खिंच जाती है इसके अंदर, आईबॉल टर्न वन साइड, एक साइड जो है पूरी बॉडी, आईबॉल जो एक साइड हो जाती है और पूरी बॉडी खिंच जाती है, मतलब धनुषाकार हो जाता है शरीर। ऑफिस्टोटोनस, ऑफिस्टोटोनस ट्रंक, ऑफिस्टोटोनस ट्रंक का मतलब होता है धनुषाकार, ऐसे हो जाती है बॉडी, बेड पे ऐसा हो जाता है मरीज, ये इस तरीके से धनुषाकार, ऑफिस्टोटोनस ट्रंक। और इसके अंदर देखो मसल्स, ये ध्यान रखना क्यों होता है ये धनुषाकार क्यों हो जाती है बॉडी, क्योंकि मस्कुलर स्पाज्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मस्कुलर स्पाज्म आते हैं और स्पाज्म के साथ में रेजिडिटी हो जाती है, इसलिए जो है पूरी बॉडी खिंच जाती है। तो सेकंड स्टेज कौन सी, टोनिक स्टेज। थर्ड स्टेज है हमारे पास में क्लोनिक स्टेज, थर्ड क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर फिट्स पड़ते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, 1 मिनट की होती है सबसे पहली बात तो, और फिट्स होते हैं, फिट्स पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन
और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, स्पाज्म वगैरह नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से फिट्स दिखाई देते हैं। और इस स्टेज में जो है मरीज जो है टंग बाइट कर सकता है, टंग बाइट कर सकता है मरीज, और मरीज के मुंह से सिक्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, लेटरल जैसे कि सिक्रेशन आसानी से निकल सके। सिक्रेशन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज में, सिक्रेशन स्टार्ट। आई बात समझ में? तो तीसरी स्टेज भी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट की होती है, इसके अंदर फिट्स पड़ते हैं क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, टंग बाइट कर सकता है इसमें ये मरीज, और जो सिक्रेशन निकलते हैं, इसलिए जो है साइड लाइन पोजीशन देंगे, साइड लाइन पोजीशन देंगे, जिससे कि जो है सिक्रेशन आसानी से कहा जाए बाहर आ जाए। चौथी स्टेज होती है कोमा की, मरीज बिल्कुल किसमें चला जाता है, एक तरीके से कोमा में चला जाता है, जैसे कि डीप स्लीप, सो जाता है बिल्कुल डीप स्लीप। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो कन्वर्जन हो रहे हैं विदाउट एनी एक्लेम्सिया के अंदर, एक्लेम्सिया में जो कन्वर्जन होते हैं, एक्लेम्सिया कन्वर्जन जो होते हैं विदाउट एनी ब्रेन पैथोलॉजी, ब्रेन के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, बिना किसी ब्रेन की बीमारी से होते हैं, विदाउट एनी ब्रेन पैथोलॉजी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेब्राइल कन्वर्जन भी बोलते हैं, फेब्राइल कन्वर्जन भी बोलते हैं इनको, क्योंकि फेब्राइल कन्वर्जन वो कन्वर्जन होते हैं जो बिना किसी बीमारी के होते हैं, ब्रेन के बिना किसी डिफॉर्मिटी, बिना किसी ब्रेन के डिफॉर्मिटी या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होते हैं, उनको फेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ पे फेब्राइल कन्वर्जन आते हैं। और जो एक्लेम्सिक जो कन्वर्जन होते हैं मोस्टली कौन सी स्टेज में दिखाई देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एंटेपार्टम स्टेज में, एंटेपार्टम में। आई पास में एंटेपार्टम का मतलब समझते हैं, एंटेपार्टम का मतलब है डिलीवरी के पहले का जो समय है उसमें मोस्टली दिखाई देते हैं, 50% उसी में दिखाई देते हैं। क्लियर है? अब बात करता हूं मैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है सेम कन्वर्जन के मैनेजमेंट की तरह है ना। मैनेजमेंट सबसे पहले एयरवे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एयरवे सबसे पहले, एयरवे है ना, और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट एयरवे सबसे पहले, उसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी सेकंड। अगर एयरवे नहीं दे रखा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन आ जाएगा, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी है ना, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी। अगर आपके प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें कन्वर्जन के अंदर या एक्लेम्सिया में, तो आपके पास में एयरवे आता है पहले। अगर ऑप्शन में एयरवे नहीं दे रखा है तो क्या रहेगा, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, सेफ्टी है ना, मरीज को इंजरी से बचाना, क्योंकि कन्वर्जन आ रहे हैं तो गिर सकता है, गिरने की वजह से उसकी इंजरी हो सकती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, एकदम से ड्रग ऑफ चॉइस देंगे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे MgSO4। आई बात समझ। लोडिंग डोज लगाएंगे, MgSO4 की लोडिंग डोज, और MgSO4 देते वक्त क्या ध्यान में रखते हो आप लोग बताओ, MgSO4 जब चल रहा है तो आप जो है रेस्पिरेटरी रेट को मैंने देखते रहते हो ना। आगे बात समझ में। देखो ये तो आपके पास MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस, इसके बारे में कुछ याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो 4 से 6 ग्राम IV देंगे हम लोग लोडिंग डोज में, लोडिंग डोज 4 से 6 ग्राम IV इन 15 to 20 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 15 से 20 मिनट में 4 से 6 ग्राम जो है हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। और रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट डोज कब रिपीट करेंगे, जब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, व्हेन नी जर्क प्रेजेंट, नी जो आपकी नी के अंदर जर्किंग मूवमेंट अगर प्रेजेंट है तो हम लोग नेक्स्ट डोज दे सकते हैं। सबसे पहला
सेकंड चीज क्या देखते हैं, अगर यूरिन आउटपुट नी जर्किंग के साथ यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 30 ml पर आवर के हिसाब से हो रहा है, तब रिपीट डोज दे सकते हैं। तीसरा हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी मोर देन 12 रेस्पिरेशन पर मिनट से ज्यादा होना चाहिए, तभी इन तीनों चीजों के होने के बाद ही हम डोज को रिपीट कर सकते हैं। अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, अगर इनके अलावा भी हम देते रहे तो टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है MgSO4 का। और MgSO4 का टॉक्सिक इफेक्ट क्या दिखाई देगा, हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। हाइपोटेंशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो डिप्रेशन में चली जाएगी, रेस्पिरेशन डिप्रेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, आपको मसल टोन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि ये मोटार एंड प्लेट पे काम करता है। मोटार एंड प्लेट पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन के रिलीज को बिल्कुल कम कर देता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसीलिए तो कन्वर्जन को रोकता है। भाई बात समझ, तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोरिफ्लेक्सिया दिखाई देगा। कैसे पता लगेगा कि टॉक्सिसिटी हो गई, इसका जो नॉर्मल थेराप्यूटिक जो लेवल होता है वो होता है, लेवल जो होता है 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये थेराप्यूटिक लेवल है। और अगर 12 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा हो गया तो क्या आएगी, टॉक्सिसिटी। ये बात ध्यान रखेंगे, थेराप्यूटिक लेवल भी याद रखेंगे और टॉक्सिसिटी वाला लेवल भी याद रखेंगे। और टॉक्सिसिटी हो गई तो फिर क्या देंगे, टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या देंगे, एंटीडोट देंगे, इसका एंटीडोट देंगे। MgSO4 का एंटीडोट क्या है ये भी ध्यान रखना है, एंटीडोट है इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट। MgSO4 का जो है एंटीडोट है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml और 10% कैल्शियम देंगे। क्लियर है माइंड के अंदर। तो ये हमारे पास था देखो एक्लेम्सिया के बारे में। अब देखो एक्लेम्सिया हो या प्रेगनेंसिया, प्रेगनेंसी का क्या करेंगे, देखो OBG स्कीम क्या होती है कि बच्चे की डिलीवरी कराएंगे या नहीं कराएंगे, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो OBG स्कीम ऑफ दोनों की पढ़ेंगे हम यहाँ पे, OBG स्कीम ऑफ प्रेगनेंसिया, OBG स्कीम ऑफ एक्लेम्सिया। पहले मैं एक्लेम्सिया चल रहा है तो OBG स्कीम ऑफ एक्लेम्सिया पढ़ लेता हूँ कि एक्लेम्सिया के अंदर OBG की क्या स्कीम रहेगी कि जो है डिलीवरी करानी है या नहीं करानी। तो यहाँ पर देखो दो चीजें होती है, या तो फीटल डिस्ट्रेस में या फीटल ओके। अगर फीटस ओके है, फीटल हार्ट रेट देख ली नॉर्मल है, तो हम फिर मदर को देखेंगे। अगर मदर भी ओके है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेस देन 37 वीक है प्रेगनेंसी तो हम इसको जो है आगे तक बढ़ाते हैं ना, कि होने दो 37 होने दो, उसके बाद जो डिलीवरी करा देंगे। अगर मोर देन 37 वीक है तो हम डिलीवरी करवा देते हैं। क्लियर। और अगर अब देखो फीटल भी ओके है लेकिन जो है मदर जो है डिस्ट्रेस में है, मदर जो है डिस्ट्रेस में है, आई बात समझ में, और 37 वीक से ज्यादा हो गए तो हम डिलीवरी कराएंगे उसी टाइम पे। और अगर फीटल भी डिस्ट्रेस में है और मदर भी डिस्ट्रेस में, दोनों डिस्ट्रेस में, तो वीक वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, हम डिलीवरी करवाएंगे चाहे कोई सा भी वीक हो, उससे मतलब नहीं है हमें ना, उससे मतलब नहीं है। आई बात समझ में। और ये की यही बात जो है आपके एक्लेम्सिया के लिए लागू होती है सेम टू सेम, उसके अंदर भी यही होता है। अगर दोनों की कंडीशन खराब है तो हमें डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी। तो ये था हमारे पास में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान से पढ़ेंगे।